कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अध्याय 3 वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अध्ययन करते हैं। जैसा कि द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण नाम से स्पष्ट है, ऐसा समीकरण जिसमें दो घात वाला पद आया हो। सवाल उठता है, हमारे मन में एक प्रश्न जरूर है कि द्विघात समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण क्या है, आखिर हम इसे क्यों पढ़ें, दैनिक जीवन में क्या इसे हम जोड़कर देख सकते हैं, क्या इसका हम उपयोग है हमारे पास। तो आइए देखते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक किसान 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का ऐसा एक बगीचा बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। देखिए, उदाहरण से स्पष्ट है कि किसान एक 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का खेत बनाना चाहता, बगीचा बनाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उस बगीचे की लंबाई कितनी रखें, चौड़ाई कितनी रखें। बस इतना है प्रश्न के हिसाब से कि जितनी चौड़ाई होगी बगीचे की, ठीक उसका दुगना लंबाई रखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। चौड़ाई ज्ञात करने के बाद हम अगर उसका 2 गुना कर देते हैं तो उसकी लंबाई निकल आएगी। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बीजीय रूप में लिखने का प्रयास पहले करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए, माना कि बगीचे की चौड़ाई x मीटर है, तब बगीचे की लंबाई हो जाएगी 2x मीटर, ऐसे 2x मीटर होगी। ध्यान दीजिए, बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो बगीचे का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर दिया है। तो चूंकि बगीचा आयताकार है, अतः हमारे सामने एक सूत्र आता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे। ठीक, आइए, आयत का क्षेत्रफल है तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल इसमें लगा लें। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए, ऐसे। मान रखिए, बगीचे का क्षेत्रफल दिया है प्रश्न में 800 और लंबाई कितना आया है 2x मीटर, चौड़ाई आया है x मीटर। ये लीजिए, इसे हल करते हैं। 800 तो हल इसको गुणा कीजिए तो 2x वर्ग आ गया, तो x वर्ग बराबर 2 से भाग हो जाएगा 800 बटे 2। अब ये आता है x वर्ग बराबर 400। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x वर्ग ऋण 400 और ये हो जाएगा बराबर 0। देखिए, एक समीकरण हमें प्राप्त होता है। समीकरण है x वर्ग ऋण 400 बराबर 0। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर हमारे सामने एक प्रश्न यहाँ पर है कि जो दिखाई गई जो यहाँ परिस्थिति है किसान के लिए,
उस परिस्थिति का हमने बीजीय निरूपण करने का प्रयास किया तो हमारे सामने x वर्ग ऋण 400 बराबर 0 एक समीकरण प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, इस समीकरण में चर राशि x है, अज्ञात राशि है, इसका मान हमें मालूम नहीं है। जैसे कि हम शुरू में ही देखे थे, चर राशि x बगीचे की चौड़ाई माना गया है। अगर हम इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं, तब बगीचे की चौड़ाई निकल आएगी और उसके बाद उसका 2 गुना कर देंगे तो बगीचे की लंबाई भी निकल आएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि दिए गए सवाल में दिखाई गई जो परिस्थिति है उसका बीजीय निरूपण वर्ग समीकरण के रूप में आ रहा है। ये देखिए, 2 घात वाला पद आ रहा है और ये समीकरण है, तो ये वर्ग समीकरण हो गया। ठीक है, जो परिस्थितियां यहाँ दिखाया गया है वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि अर्थात अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे ही द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। समीकरण 1 को हल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं, इसे भी ज्ञात कर ही लीजिए। तो समीकरण 1 से तो देखिए, x वर्ग ऋण 400 है, तो 400 को हम 20 का घात 2 लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ पर एक सर्व समीकरण का रूप आ गया। a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है a ऋण b a धन b। ठीक है, इसे भी हम इस रूप में तुलना करते हैं तो हमको गुणनखंड रूप मिल जाएगा x ऋण b और दूसरा गुणनखंड आता है x धन b और बराबर 0। ध्यान दीजिए, यही यहाँ पर 2 द्विपद व्यंजक का गुणा करने पर 0 आ रहा है गुणनफल। यह तब संभव है जब या तो x ऋण 20 वाला जो पद है वो 0 के बराबर हो, तो 0 के साथ दूसरे पद का गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 आएगा, अथवा x धन 20 वाला पद 0 हो तो x ऋण 20 का 0 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 आएगा, अथवा दोनों ही पद गुण्य और गुणक 0 के बराबर हो तभी उनका गुणनफल 0 आएगा। 3 स्थितियां बनती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम ये गुण्य और गुणक दोनों को हम 0 के बराबर मान सकते हैं। ठीक, तो आइए मान लेते हैं। अब यदि x ऋण 20 बराबर हम 0 माने तो क्या होगा, x बराबर ऋण 20 पक्षांतर हो जाएगा और बन जाएगा धन 20। ठीक है, या अगर हम x धन 20 को 0 मानते हैं तो देखिए क्या होता है, x धन 20 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण 20। ऐसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, x बराबर 20, x बराबर ऋण 20। चूंकि हमने x को बगीचे की चौड़ाई माना था और इसका 2 गुना बगीचे की लंबाई 2x आया था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर x का मान ऋण 20 आ रहा है, तो किसी बगीचे की चौड़ाई अथवा लंबाई ऋणात्मक संभव नहीं है, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए x का मान ऋण 20 स्वीकार्य नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि
x बराबर ऋण 20 स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। अतः x बराबर 20 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार बगीचे की चौड़ाई बराबर 20 मीटर होगी तथा लंबाई 2 गुणित 20 तो 40 मीटर होगी। इस प्रकार से तो दैनिक जीवन से जो परिस्थितियां हमारे सामने यहाँ पर थी उसको हमने बीजीय रूप में एक प्रकार से निरूपित किया, समीकरण प्राप्त किया, वर्ग समीकरण। उसे हल करके हमने यहाँ पर देखिए चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई और लंबाई प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। स्पष्ट हो गया। तो द्विघात समीकरण क्या है, अभी आपने एक उदाहरण की सहायता से देखा है। आइए इसका परिभाषा जो हम अभी देखे हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखते हैं ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर x चर राशि है, अज्ञात राशि है और a b c, यहाँ पर a और b जो है अचर गुणांक है, c अचर पद है। ठीक है। तो a b c प्रत्येक जो है अवयव होगा r का, वास्तविक संख्या का। अर्थात यहाँ पर a b और c के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या हम रख सकते हैं, केवल एक स्थिति को छोड़ करके कि a का मान 0 बस नहीं हो सकता। ठीक है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं a b अचर गुणांक है व c अचर वर्ग है। तो इस प्रकार जो वर्ग समीकरण प्राप्त होगा वह मानक रूप का कहलाएगा। देखिए, वर्ग समीकरण 2 प्रकार के हो सकते हैं। वर्ग समीकरण 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखिएगा, पहला जैसे है शुद्ध वर्ग समीकरण, शुद्ध वर्ग समीकरण, और दूसरा है मिश्रित वर्ग समीकरण, मिश्रित वर्ग समीकरण। ऐसे देखिए, शुद्ध वर्ग समीकरण क्या है इसे एक बार देख लीजिए। ऐसा वर्ग समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम 2 घात वाला पद आया हो, केवल चर राशि की 2 घात वाला पद आया हो, उसे ही शुद्ध वर्ग समीकरण कहते हैं। इसके लिए उदाहरण देख लीजिए। थोड़ा देर पहले हमने एक उदाहरण देखा था, उस उदाहरण में एक समीकरण मिला था x का वर्ग ऋण 20 का वर्ग। देखिए, यहाँ पर चर राशि x का अधिकतम घात 2 है, यानी 2 घात वाला पद आया है, 1 घात। देखिए यहाँ पर मानक रूप में 2 घात वाला पद भी है, 1 घात वाला पद भी है। तो शुद्ध वर्ग समीकरण में केवल 2 घात वाला पद आया हो तो ऐसे वर्ग समीकरण को हम कहेंगे शुद्ध वर्ग समीकरण। और एक उदाहरण देख सकते हैं आप, x वर्ग ऋण 4 बराबर 0। देखिए, 4 को हम 2 का घात 2 लिख सकते हैं, तो ये भी शुद्ध वर्ग समीकरण हुआ। आइए मिश्रित वर्ग समीकरण का देखते हैं। ऐसा वर्ग समीकरण जिसमें
दो घात वाला पद भी आया हो और एक घात वाला पद भी आया हो। ये देखिए, दो घात वाला पद है, एक घात वाला पद। तो इसके लिए हम उदाहरण में दे सकते हैं ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। देख सकते हैं, दो घात वाला भी पद है, एक घात वाला भी पद है। साथ में एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए, x वर्ग धन 4x धन 4 बराबर 0। तो इस प्रकार के समीकरण को मिश्रित वर्ग समीकरण अथवा इसे हम अशुद्ध वर्ग समीकरण भी कह सकते हैं। इसे भी इसका मानक रूप भी देख सकते हैं आप, ax वर्ग और धन c बराबर 0 ऐसे। तो वर्ग समीकरण का दो रूप हमने देखा है यहाँ पर। आगे अब देखते हैं कि वर्ग समीकरण के मूल रूट्स ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण का मूल क्या है वो देखते हैं। आइए देख लेते हैं। वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल ऐसे, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इसके लिए देखते हैं, वर्ग समीकरण में जो चर राशि है x, तो जैसे वर्ग समीकरण हमारे सामने है, इस वर्ग समीकरण में चर राशि x के स्थान पर हम क्या मान रखें कि इस वर्ग समीकरण का दोनों पक्ष, बायां पक्ष दायां पक्ष, LHS और RHS बराबर हो जाए, तो उस मान को इस वर्ग समीकरण का मूल कहेंगे, रूट्स कहेंगे। मान लीजिए इस वर्ग समीकरण के दो मान x बराबर अल्फा और बीटा, x के दो मान अल्फा और बीटा इस वर्ग समीकरण में अगर हम रखते हैं, x का मान अल्फा और x का मान बीटा, समीकरण में x के स्थान पर अगर रख के हल करते हैं, तो यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाता है, तब हम कहेंगे कि हाँ, अल्फा और बीटा इस वर्ग समीकरण के दो मूल हैं। राइट? ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं। तो अब हम आगे से अल्फा और बीटा को जिस प्रकार से मानक वर्ग समीकरण इसे हम मान रहे हैं, तो उसी प्रकार से अल्फा और बीटा को हम वर्ग समीकरण के दो मूल मानकर चलेंगे। ठीक है? तो इससे संबंधित एक सवाल आप देख लीजिए। एक सवाल है, आपके सामने एक सवाल रखते हैं कि वर्ग समीकरण x वर्ग धन 6x धन 5, वर्ग समीकरण x वर्ग धन 6x धन 5 बराबर 0। ध्यान दीजिए, x वर्ग धन 6x धन 5 बराबर 0, x बराबर ऋण 5, x बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 5 व x बराबर ऋण 1। ऐसे हमें यह बताना है, क्या इस वर्ग समीकरण का दो मूल ऋण 5 और ऋण 1 है? समझ लीजिए कि ये अल्फा के स्थान पर और ये बीटा के स्थान पर है। तो आइए जांच करते हैं हम वर्ग समीकरण। यहाँ लिख लीजिए हल वर्ग समीकरण। लिख लेते हैं x वर्ग धन 6x धन 5 बराबर 0। सबसे पहले इस वर्ग समीकरण में x बराबर ऋण 5 हम रख कर देखते हैं। तो x बराबर ऋण 5 रखने पर तो समीकरण का दायां पक्ष तो 0 है, तो हम बायां पक्ष ले लेते हैं।
तो LHS, तो LHS हो गया x वर्ग धन 6x धन 5। आइए मान रखते हैं, x के स्थान पर ऋण 5 रखिए, घात 2 6 गुणित, देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह आया है, ऋण 5, इसलिए कोष्टक लगा के पूरे का घात करिएगा। 6 गुणित ऋण 5 और धन 5, ऐसे हल कीजिए। ऋण 5 का घात 2 है तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा तो 6 पंचे 30 और ये 5। देखिए 25 धनात्मक है, 5 धनात्मक है, तो 25 और 5 30, ऋण 30, तो ये आ गया 0। और देख रहे हैं यहाँ पर वर्ग समीकरण का दायां पक्ष 0 है, तो यहाँ बराबर लिख सकते हैं RHS। आइए इस मान के लिए भी देखते हैं, तो इस मान के लिए देखेंगे तो क्या होगा। अब वर्ग समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर ऋण 1 रखते हैं, तो रखने पर आइए बायां पक्ष में रखें, तो पहले वर्ग समीकरण आप लिख लीजिए ऐसे, ये बायां पक्ष ही लिख लेते हैं ऐसे, मान रखिए ऋण 1 ऐसे, 6 गुणित ऋण 1 और धन 5, तो ये हल करेंगे तो 1 आएगा, 6 एकम 6, ऋण 6 धन 5, इसे हल कीजिए, 1 और 5 6 हो जाएगा, ऋण 6 बराबर 0। क्योंकि वर्ग समीकरण का दायां पक्ष 0 है, तो यहाँ भी 0 आ गया। LHS को लेकर हल किया हमने तो 0 आया मान, तो जो कि RHS के बराबर आया, यहाँ लिख दीजिए RHS। स्पष्ट है कि वर्ग समीकरण में x का मान जब हमने ऋण 5 रखा तो इसके दोनों पक्ष LHS और RHS बराबर आ गए। जब हम वर्ग समीकरण में x बराबर ऋण 1 रखा तो भी इसके LHS और RHS दोनों मान बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि दिए गए वर्ग समीकरण के दो मूल x बराबर ऋण 5 और x बराबर ऋण 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए, अतः वर्ग समीकरण के दो मूल ऋण 5 व ऋण 1 है, ये उत्तर हो गया। आप चाहें तो ऋण 5 को अल्फा मान सकते हैं और ऋण 1 को बीटा मान सकते हैं। इस प्रकार किसी वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, वर्ग समीकरण के मूल तो हमने ज्ञात करना सीख लिया। अब जैसे वर्ग समीकरण के हल कैसे ज्ञात करेंगे हम, किसी वर्ग समीकरण का हल ज्ञात करना, इसका अर्थ हुआ कि वर्ग समीकरण में जो चर राशि दिया गया है, अज्ञात राशि, उसका मान कैसे निकालें, क्या मान होगा। तो वर्ग समीकरण के हल ज्ञात करने की विधियां देखिए, यहाँ पर वर्ग समीकरण के हल ज्ञात करने की 3 विधियों का उल्लेख हम करेंगे। पहला इसमें विधि है गुणनखंड विधि। ठीक, दूसरा विधि का हम उल्लेख करेंगे सूत्र विधि। ऐसे सूत्र विधि को एक महान गणिताचार्य श्रीधराचार्य ने इस सूत्र को दिया था, तो इसलिए इसको श्रीधराचार्य
के सूत्र के नाम से भी जानते हैं, ऐसे। और तीसरा विधि का उल्लेख आता है पूर्ण वर्ग विधि, अर्थात दिए गए वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हम उसका हल ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड विधि आप लोग पूर्व में चैप्टर 1 पॉलिनोमियल्स में आपने किसी बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं उसके अंतर्गत एक विधि आपने देखा था, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में भी आपने ये देखा था, इसके दो रूप आए थे, या तो पदों को उभयनिष्ठ निकाल कर ऐसे, और दूसरा आपने देखा था मध्य पद बांट करके ऐसे। तो मध्य पद बांट करके जब सवाल आया था तो उसमें इसका रूप था ax वर्ग धन bx धन c। इस रूप का जो बीजीय जो बहुपद था, पॉलिनोमियल था, उसका हमने मध्य पद बांट करके गुणनखंड ज्ञात किया था। और एक विधि था उभयनिष्ठ पद निकाल करके, और एक तीसरा विधि हमारे सामने था सर्वसमीका। ध्यान दीजिएगा, सर्वसमीका के प्रयोग से आपको भूलना नहीं है। 3 सर्वसमीका हमारे सामने था, a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। दूसरा सर्वसमीका a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। और तीसरा सर्वसमीका हमारे पास है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b a धन b। तो ये 3 विधियों से हमने किसी बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना हमने सीखा था। तो ये देखिए, यहाँ पर भी वर्ग समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं उसमें पहला विधि गुणनखंड विधि है, और इस गुणनखंड विधि में पुनः इन्हीं तीनों विधियों से संबंधित सवाल हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक विधि है सूत्र विधि, जो श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से जाना जाता है, इसको आगे हम देखेंगे। और तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग बना करके, अर्थात दिया गया वर्ग समीकरण यदि पूर्ण वर्ग में नहीं है तो उसे हमको पूर्ण वर्ग में बना करके उसको हमको हल करना है। ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग विधि में हमको पुनः इन्हीं दोनों सूत्रों सर्वसमीकाओं को ध्यान में रख करके हल करना होगा। आइए गुणनखंड विधि उभयनिष्ठ निकाल करके इसका एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है x वर्ग ऋण 16x बराबर 0, x वर्ग ऋण 16x बराबर 0, इस प्रकार से को हल कीजिए। तात्पर्य यह है x का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं हल। सबसे पहले प्रश्न यहाँ लिख लीजिए ऐसे। अब हम देखते हैं इस वर्ग समीकरण के बाएं पक्ष को ध्यान से देखिए, x वर्ग ऋण 16x है। यहाँ पर ऋण चिन्ह के इधर और ऋण चिन्ह के इधर, यानी 2 पद हैं। दोनों पद में ऐसी कौन सी संख्या है जो उभयनिष्ठ है? तो हम देखते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को बाहर ले लिया हमने ऐसे। अब यहाँ बचा x ऋण, यहाँ क्या बचा 16, और ये हो गया 0। तो अब यहाँ देखते हैं, पूर्व में जो हम समस्या हमारे सामने आया था इसी प्रकार का फिर आ गया। देखिएगा, x ऋण 16 में अगर x का गुणा करते हैं तो 0 आता है। यह तभी संभव है जब या तो x ऋण 16 0 के बराबर हो या फिर x 0 के बराबर हो। तो बारी बारी से हम दोनों को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अब यदि x ऋण 16 बराबर 0,
इसका अभिप्राय है x बराबर 16, पक्षांतर कर दिया हमने दाईं तरफ, या इस x को 0 मानो तो x बराबर 0, इसका अभिप्राय है x बराबर 0 होगा। इस प्रकार से इस दिए गए वर्ग समीकरण को हल करने पर x के दो मान प्राप्त होते हैं, x बराबर 16 और x बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे, अतः वर्ग समीकरण, जो दिया गया वर्ग समीकरण है, के हल x बराबर 0 व x बराबर 16 है। ऐसे ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से वर्ग समीकरण को हल करने की विधियों के अंतर्गत हमने गुणनखंड विधि का एक उदाहरण हमने देखा है। अगली कड़ी में हम सूत्र विधि श्रीधराचार्य के सूत्र से किसी वर्ग समीकरण को हल करना सीखेंगे। साथ ही वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से भी हम हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।